Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter demand for class 11 microeconomics. But before starting this session, I request you all to please subscribe my channel and share my videos as much as possible. And if you like my videos, then please click on the like button. And if you have any query and if you want to say something, then you can write in the comment box too. So let's start today's session. Today we are going to study about change in demand. Means कि there are two types of word which we are studying about, demand and another one is quantity demanded. The difference between two word is very important. अगर कोई आपसे पूछे कि भाई डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या अंतर है, then you will not distinguish it very much. आपको लगेगा डिमांड मतलब जो हम डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड मतलब जिस क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स. अगर मैं बात करती हूँ क्वांटिटी डिमांडेड की, तो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड आई एम यूजिंग एट दैट प्लेस जहां पर ड्यू टू चेंज इन माई प्राइस, जब मैं खुद के प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करूंगी और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज होगी, तब वहां पे मैं यूज करती हूँ वर्ड क्वांटिटी डिमांडेड. क्लियर? जबकि मैंने अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज नहीं करे, दूसरे प्रोडक्ट के में या अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से या मेरे अदर फैक्टर्स की वजह से जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आएगा, तब वर्ड यूज होता है डिमांड. सो क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड इज यूजिंग वेयर देयर इज अ चेंज इन माय ओन प्राइस. तो आपने देखा भी होगा कि व्हेन वी आर स्टडिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक डेफिनेशन जो पढ़ी है वो पढ़ी है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट विद द चेंज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस. कि जब मेरे प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है. वहां पर हमने डिमांड वर्ड यूज नहीं करा है, सिर्फ हमने वहां पर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करा है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट विद द चेंज इन द प्राइस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है. सो उसी के बेसिस पर आज का हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे. टुडे आज हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या अंतर है. पहली बात तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को ही बोलते हैं, तो इसीलिए मैंने उसको अनदर नेम में इंक्लूड किया है. ठीक है. तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व इज इक्वल टू द चेंज इन डिमांड. क्लियर? तो यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होना या डिमांड में चेंज होने का क्या अंतर है, इसके क्या अगर डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. इसमें से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही हम आज स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ठीक है. या फिर मैं कहूँ चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, वन इज द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग. कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहूँ या मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहूँ, वन एंड द सेम थिंग. फर्स्ट डिफरेंस इज ऑफ मीनिंग. मीनिंग बिल्कुल सिंपल है जो अभी हमने समझा कि व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, जब किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आता है क्योंकि उसके प्राइस चेंज हो रहे हैं, देन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है लेकिन ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. जबकि अगर हम बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व की, तो वो कहता है कि व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यहाँ पर किसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही है, ड्यू टू दी अदर फैक्टर्स चेंज हो रही है, जबकि खुद के प्रोडक्ट के प्राइस क्या है, कॉमन है, खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है. सो व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन दी ओन प्राइस, अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड बोल देंगे या बोल देंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व. क्लियर? तो इसके कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सिर्फ खुद के प्रोडक्ट के प्राइस. इसमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस. ठीक है. प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड. सो दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, इसीलिए ये अदर फैक्टर्स में इसमें काउंट हो जाएगा. बहुत सिंपल है थर्ड डिफरेंस हमारा कि ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, क्योंकि पूरी लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन ही हमने कहीं ना कहीं लिख रखी है, जबकि ये लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता. अनदर नेम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका अनदर नेम आ गया चेंज इन डिमांड.
इसके दो पार्ट हैं, यानी कि अगर मैं बात करती हूँ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज कैसे होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यानी कि या तो डिमांड इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको बोला जाता है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व, और डिमांड अगर डिक्रीज होती है तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व इन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसके दो पार्ट है, जबकि इसके दो पार्ट है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व को हम डाउनवर्ड स्लोप भी कह सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोप होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व में अपवर्ड स्लोपिंग होती है, ये भी हम देखेंगे कैसे। इंक्रीज इन डिमांड को हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं और डिक्रीज इन डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ये भी देखेंगे कैसे। नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट इज आर कर्व। कर्व मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स में जहां भी डायग्राम आए यू मस्ट प्रिपेयर दैट डायग्राम, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जितना ज्यादा आप अपने एग्जाम कॉपी में डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन देकर आएंगे, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करके आएंगे, उतना ज्यादा आप इफेक्टिव अपनी कॉपी को नोटबुक को बना पाएंगे और उतने ज्यादा नंबर आप स्कोर करेंगे। तो हियर वी प्रेजेंट अ डायग्राम, on x axis we take quantity demanded and on y axis we take price of the commodity। हमने कहा कि जब मेरे प्रोडक्ट के प्राइस P थे तो क्वांटिटी डिमांडेड थी Q, यानी कि A, हम इस पॉइंट पर थे, ठीक। जब मेरे प्रोडक्ट के प्राइस कम हो गए, when the price declined from P to P1, the quantity demanded of my commodity increased from Q to Q1। तो ये हमारा नया पॉइंट निकल कर आया, दैट इज C, ठीक। आप देख सकते हैं कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज हुई, और डिमांड इंक्रीज होती है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि A टू C यानी कि आप डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, राइट, इसे डाउनवर्ड बोला गया, और एक्सपेंशन हो रहा है डिमांड का, डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसका नाम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व है। क्लियर। नाउ अनदर, जब मेरे प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज हुए तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, फ्रॉम Q टू Q2, और मेरा नया पॉइंट निकल कर आया B। अब इस केस में देखिए मैं A टू B जा रही हूँ, मेरा क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है, अपवर्ड स्लोप हो रहा है। अपवर्ड स्लोप होने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और अपवर्ड स्लोप एक ही बात हो गई। क्लियर। नाउ वी लुक आफ्टर द कर्व ऑफ चेंज इन डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। हियर वी कैन सी कि मेरे प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आया है प्राइस में, प्राइस मेरे कॉमन है, P कॉमन है, PP बिल्कुल कॉमन गया है, मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं करा। बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स में भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अगर उसमें चेंज आया है और मेरी क्वांटिटी जो डिमांड है वो Q टू Q1 इंक्रीज हुई है, तो मेरा डिमांड कब D टू D1 पे शिफ्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट, या फिर ये कहें इंक्रीज इन डिमांड हम इसे कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरी डिमांड कम हो गई है तो मेरा डिमांड कब शिफ्ट हुआ है, D टू D2, और क्वांटिटी कम हो गई Q टू Q2, तो इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट या फिर डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड। और दिस इज द, अभी मैंने कहा इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो सीधा यही आ सकता है कि डिफरेंशिएट मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन कर्व, या दूसरे नाम से आ जाएगा डिफरेंशिएट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। तीसरा एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व एंड इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब तो आप समझ गए। और दूसरा बन सकता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या अंतर है। अब ये यहाँ पर आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एज इट इज कॉपी नहीं कर सकते, बेसिस कॉमन रहेंगे बट एज इट इज कॉमन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व की, तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व में जब मैं मीनिंग लिखूंगी तो मैं लिखूंगी व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि जब मैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की बात कर रही थी तो मैंने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को लिया था, इसलिए मैंने चेंज वर्ड लिया। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड कर्व के डिफरेंस की, तो व्हेन आई एम यूजिंग दिस डिफरेंस, तो एक्सपेंशन में सिर्फ मैं एक्सपेंशन की बात करूंगी, कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं करूंगी। इंक्रीज इन डिमांड में सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड की बात करूंगी, डिक्रीज इन डिमांड की बात नहीं करूंगी। इसीलिए दे आर सेइंग कि जब मैं कहूं यहाँ पर लिखा हो एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व, तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट।
यहाँ क्या लिखेंगे, व्हेन डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी increases due to the other factors other than the own price, this is called as increase in demand. फैक्टर यहाँ पर own price आ जाएंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे फैक्टर में प्राइस डिक्लाइन। क्लियर? यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि लाइक द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में पॉजिटिव चेंज आया है, ठीक है, फैशनेबल गुड्स आपके आए हैं मार्केट में, या फिर आप ये लिख सकते हैं इसके अंदर जो आपकी और भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले। हाँ, अभी आपने देखा मैंने जितने पॉइंट बताए सब में आपकी डिमांड इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में पॉजिटिव चेंज आएगा तो भी इंक्रीज होगी, फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की बात है तो प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो सारे फैक्टर जिसमें पॉजिटिव चेंज आना है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगेन ये कॉमन रहेगा, इट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसका अदर नेम होता ही नहीं है, कुछ भी यही रहेगा, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें तो इससे लिख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, इसे राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व कहते हैं। चेंज अगर आप अनदर नेम में मेंशन करना चाह रहे हैं, पार्ट इसके कुछ होंगे ही नहीं, और जो इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ में सिर्फ आधा हिस्सा बनेगा, यानी कि आप ए और सी वाला हिस्सा दिखाएंगे, ए से बी वाला हिस्सा नहीं दिखाएंगे, यहाँ पर डी से D1 वाला दिखाएंगे, डी से D2 वाला नहीं दिखाएंगे। एंड द सेम इज द केस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अगर वो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड में डिफरेंस पूछ लेता है तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी decrease due to the increase in its price, other factors remains constant. यहाँ पर आ जाएगा when demand of a commodity decreases due to the other factors other than the change in its own price. यहाँ पर आ जाएगा increase in price, यहाँ पर आ जाएगा इनकम कम हो गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में नेगेटिव चेंज आया है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं तो इंक्रीज हो जाएगा, तो आप ये वाले फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं। अगेन थर्ड पॉइंट विल रिमेन द सेम। फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हैं अपवर्ड स्लोप इन द डिमांड कर्व और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, पार्ट वाला ऑप्शन आएगा नहीं, और इसमें कर्व का प्रेजेंटेशन जो आप देंगे वो सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे ए से बी वाला मूवमेंट और यहाँ दिखाएंगे डी से D2 वाला मूवमेंट, यानी कि आपके एक ही डिफरेंस के अंदर 3 से 4 डिफरेंस आपके क्या हो रहे हैं, काउंट किए जा रहे हैं। क्लियर? नाउ अभी हमने जितने भी अदर फैक्टर्स पढ़े उनका डिमांड के संग क्या रिलेशनशिप है विद डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, हम वो चेक करते हैं कि वो कैसे। हियर नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर क्या चेंज आएगा। तो हम डिमांड कर्व बनाएंगे और दो तरीके से बनाएंगे, क्वेश्चन में अगर जिस तरीके से पूछा आप उस तरह से बनाकर आ सकते हैं, वरना आप एग्जाम में जिस तरीके से बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं, दोनों को ही करेक्ट माना जाएगा। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स सबसे पहले कौन से होते हैं, जो हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि अगर एक अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह दूसरा यूज हो सकता है, लाइक सर्फ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट आते हैं, सर्फ एक्सेल है और आपका एरियल है, तो आप एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टी और कॉफी है, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, उनको आपस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑल आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए समझते हैं। हम मान के चलते हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं टी का और हमारा सब्स्टिट्यूट कौन है, कॉफी है, ठीक है। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज होते हैं, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कॉफी टी के रेस्पेक्ट में महंगी हो गई, और जब कॉफी टी के रेस्पेक्ट में महंगी हो जाएगी तो जो कॉफी के कंज्यूमर हैं, कॉफी के कंज्यूमर वो किस पर शिफ्ट हो जाएंगे, टी पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ टी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हियर ध्यान रखिए क्या वर्ड यूज करा, डिमांड नॉट क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हम समझ के आए ना कि अगर मैंने अपने खुद के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज किया होता तो मैं क्या वर्ड यूज करती, क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन अब की बार मैंने कुछ नहीं करा, मेरे सब्स्टिट्यूटर ने, मेरे कॉम्पिटिटर ने कॉफी के प्राइस इंक्रीज करे हैं, इस वजह से मेरी डिमांड में चेंज आया है, देन आई एम यूजिंग द वर्ड डिमांड। तो प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो अगर मैं एक प्रेजेंटेशन करूं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, तो मैं यहाँ लूं डिमांड ऑफ टी, क्योंकि तो देख रही हूँ कि कॉफी के प्राइस के चेंज होने पर डिमांड का चेंज आया, और यहाँ लिया है मैंने प्राइस ऑफ कॉफी। तो मैंने ये देखा कि
अगर P से Q था, जब प्रोडक्ट कॉफी के प्राइस P थे तो Q की डिमांड थी, डिमांड ऑफ T थी Q, प्राइस हो गए P से P1 तो डिमांड हो गई Q से Q1, क्योंकि हमने देखा प्राइस कॉफी इंक्रीज हो रहे हैं तो डिमांड ऑफ टी इंक्रीज हो रही है, राइट। और ऐसे ही अगर प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज हो जाती तो ये सस्ती हो जाती और टी के कंज्यूमर किस पे शिफ्ट हो रहे थे, कॉफी पे शिफ्ट हो रहे थे, तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाती, कम हो जाती। ठीक है, तो यानी कैसा आ गया, पॉजिटिव स्लोप आ गया। कैसा आ गया, पॉजिटिव स्लोप आ गया। एक तो तरीका ये है शो करने का। दूसरा तरीका क्या है कि भाई मैं तो सिर्फ ये दिखा रही हूं कि मेरे प्रोडक्ट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ राइट, मैंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज नहीं करा, पी एज इट इज है, और डिमांड मेरी इस पर इतनी थी, ऐसे दिखा सकते हैं आप, क्यू यहाँ पी। अब क्योंकि कॉफी के प्राइस इंक्रीज हो गए इसलिए मेरी, तो दिस इज कॉल्ड, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, एंड जब सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस इंक्रीज हो गए देन द डिमांड ऑफ टी राइजेस, और इसका अपोजिट चलेंगे जाएंगे यहाँ पर T2 कि अगर कॉफी के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो डिमांड ऑफ टी भी डिक्रीज हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर कॉफी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करा, दोनों ही तरफ प्राइस ऑफ टी दिखाए हैं और यहाँ पर डिमांड ऑफ टी दिखाई, इसीलिए एक आप चाहे तो ये वाला ग्राफ बनाएं या ये वाला ग्राफ बनाएं, वन एंड द सेम थिंग। सेकेंड, अब हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं गुड्स जो एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि एक के बिना दूसरे की डिमांड नहीं हो, अगर एक चाहिए तो दूसरा ऑटोमेटिकली चाहिए, लाइक कार एंड पेट्रोल, है ना, ब्रेड एंड बटर, पेन एंड इंक, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसमें अगर हमने पढ़ा, अगर मैंने कहा पेन का प्रोडक्शन करती हूँ और दूसरी तरफ मैंने ले लिया इंक, ठीक, तो अगर इंक के प्राइस इंक्रीज हो गई, अगर इंक के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है इंक के प्राइस इंक्रीज होने से महंगा हो जाएगा पेन, क्योंकि पेन के अंदर क्या पड़ती है, इंक पड़ती है, तो प्राइस ऑफ इंक इंक्रीज हुए जिसके वजह से डिमांड ऑफ पेन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और जैसे इसका अपोजिट हो जाता है। तो इसको भी आप ग्राफिकली दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो वही तरीका है कि यहाँ पे लीजिए डिमांड ऑफ पेन और यहाँ पर लीजिए प्राइस ऑफ इंक, क्लियर। तो एक तरफ हमने लिया डिमांड ऑफ पेन, दूसरी तरफ लिया प्राइस ऑफ इंक। तो अगर आपके ये थे और अगर आपके प्राइस ऑफ इंक इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि P से P1 हो रहे हैं, तो उस केस में आपकी डिमांड क्या हो रही है, पेन की डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपकी जो पेन है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइस ही सस्ते हो रहे हैं इंक के तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, यानी कि इसका कैसा जाएगा, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरीके से सकते हैं, वही कि आई एम नॉट शोइंग द प्राइस ऑफ इंक, आई एम शोइंग द प्राइस ऑफ पेन एंड डिमांड ऑफ पेन। तो प्राइस ऑफ पेन तो कोई चेंज मैंने करे ही नहीं थे, मैंने तो प्राइस ऑफ पेन चेंज करे ही नहीं थे, इंक के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज आया था, तो ये P। अगर इस केस में इंक के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ डी पेन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। प्राइस कॉमन है, ये Q से Q1 आ जाएगा, और अगर प्राइस ऑफ पेन डिक्रीज होते हैं तो डिमांड ऑफ पेन इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। और एक बात और, जब भी आप कोई डायग्राम बनाकर आएंगे उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देकर आएंगे। लाइक अगर मैं इस केस में एक्सप्लेनेशन दूं तो मैं क्या दूंगी कि that in the given picture I have taken on the x-axis the demand of pan and on the y-axis I take price of the ink, where P and P show the price of the ink and Q show the demand of the pen. When the price of ink increases, as it is a complementary good, due to which the demand of pen declined from Q to Q1, clear, and when the price of ink increases,
देन द डिमांड ऑफ पैन इंक्रीजेस, अगर इंक के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, देन द डिमांड ऑफ पैन इंक्रीजेस फ्रॉम Q to Q2. Clear? So this one show is the downward sloping in the demand curve or the expansion of the demand. ठीक है, rightward shift हो रहा है डिमांड में from Q to Q2. So this is the way you will explain your diagram. Only then you will get the full mark. Clear? तो ये हो गया हमारा substitute good and the complementary good. Now our second one is normal good and inferior good with respect to income. विद रेस्पेक्ट टू इनकम, अगर हम इनकम के रेस्पेक्ट में देखें तो नॉर्मल गुड या इंफीरियर गुड्स के प्राइस डिमांड पर क्या असर होगा, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डिमांड पे कैसे इफेक्ट होगा, डिमांड कर्व कैसा बनेगा, वो अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं जो नॉर्मली हर कोई कंज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल गुड्स. ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल गुड का देखूं तो अगर मेरी इनकम क्या हो रही है, इनकम, अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. सीधी सी बात है, जैसे ब्रेड है, बटर है, या फिर कोई भी चीज है जो अच्छी क्वालिटी के हैं, गेहूं है, चावल है, तो जो भी नॉर्मल गुड्स हैं आपकी, उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. सो एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर राइजेस, दैट्स व्हाई द नॉर्मल गुड्स डिमांड आल्सो इंक्रीजेस. सो इसको अगर मैं दिखाना चाहती हूँ अगेन ऑन द माई डिमांड कर्व, तो इट इज अगेन वेरी सिंपल. यहाँ ले लो डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड, यहां ले लो इनकम, यहां ले लिया हमने इनकम. तो सीधी सी बात है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है तो मेरी डिमांड भी इंक्रीज होती है. क्लियर? अगर मेरी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम Y से Y1 हो रही है तो डिमांड D से D1 हो रही है, और अगर इनकम Y से Y2 हो रही है तो डिमांड D से D2 हो रही है. इट्स क्लियर? इट्स वेरी क्लियर. पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज होगी नॉर्मल गुड्स के केस में, और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो नॉर्मल गुड्स के केस में डिमांड भी डिक्रीज होगी. लेकिन अगर मैं इस डिमांड कर्व को एक और तरीके से शो कर सकती हूँ, इसमें मैंने इधर क्या लिया है, अगेन डिमांड ली है, डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड, और यहाँ मैंने लिया है प्राइस, उसी प्रोडक्ट के प्राइस जिसकी मैं डिमांड ले रही हूँ. ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने तो अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज किया नहीं है, तो वही वाली बात आ गई कि ये मेरा डिमांड कर्व था नॉर्मल प्राइस पर, प्राइस मेरे अभी भी चेंज नहीं हुए, लेकिन डिमांड आगे की तरफ मूव होना हो गई, और इसका रीजन मैं क्या बताऊंगी कि माय डिमांड कर्व फ्रॉम DD टू D1 ड्यू टू द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और यहाँ पर D से D2 हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. क्लियर? नाउ इंफीरियर गुड्स का केस अगर हम देखें तो इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, वैसे तो सही बताऊं तो कोई भी गुड इंफीरियर गुड नहीं होता. इंफीरियर गुड के लिए हमने बस एक कैटेगराइजेशन करा है कि जब कोई इंसान इनकम, जैसा अगर कहूँ बाजरा, तो नॉर्मली कहते हैं लोग कि बाजरा जो इंफीरियर गुड है, एक्चुअली बाजरा इज नॉट अ इंफीरियर गुड. बाजरा आजकल रिच अथॉरिटी भी बहुत ज्यादा लेती हैं क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी हाई है, लेकिन बाजरा हम उनके लिए इंफीरियर गुड बता रहे हैं जिनकी इनकम कम है. तो इनकम के रेस्पेक्ट में कोई भी चीज हो सकता है इंफीरियर हो, कि वो सस्ती मिल रही है इस वजह से मैं ले रही हूँ, या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई और लो है उसकी वजह से खरीद रही हूँ. इस पर डिपेंड करता है कि कोई गुड इंफीरियर है या नॉर्मल गुड है. तो अगर मैं इंफीरियर गुड की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है कि इफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो वो इंफीरियर गुड कंज्यूम करना नहीं चाहेगा. अगर वो सिर्फ इसलिए गुड खरीद रहा है क्योंकि वो सस्ता है और उसकी इनकम उसे अलाउ नहीं कर रही है, तो उस केस में जब भी उसकी इनकम राइज होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो अगेन वो मजबूरी है कि वो इंफीरियर गुड्स और ज्यादा लेगा, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. वाई रिप्रेजेंटेड फॉर इनकम. तो अगर हम बात करें कर्व की, तो ऑन दिस कर्व अगर मैंने लिया है एक्स एक्सिस पर डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, और यहाँ लिया मैंने क्या, इनकम, तो मैंने कहा जब मेरी इनकम इतनी थी, Y थी, तो मेरी डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स थी इतनी. जब मेरी इनकम बढ़ गई तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैं इंफीरियर गुड्स को खरीदना पसंद नहीं करूंगी. लेकिन अगर मेरी इनकम कम हो गई तो मैं और मेरी मजबूरी है कि मैं इंफीरियर गुड्स को और ज्यादा परचेज करूंगी. सो व्हेन माय इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम Y to Y1, the demand of inferior good decline from D to D1. Clear? And when my income declines from Y to Y2, the demand of my goods, inferior goods rises from D to D2. Again,
अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करूँ, यहाँ पर मैं प्रेजेंट करूँ प्राइस सिर्फ एक फैक्टर, यहाँ पे मेरे तो मैं कहूंगी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. My demand of inferior good declines when due to increase in the income of the consumer and increases due to the decrease in the income of the consumer. बहुत सिंपल जब तक हम करते हुए आ रहे हैं. Clear? This is the case of normal good and the inferior good. Clear? So now we are going to study about types of demand. What are the types of demand? How many types of demand? Here now we are going to study about the kinds of demand. कितने तरीके की kind हैं? बहुत सिंपल हैं, बस इसको हमने एक बारफिकेशन कर दिया है और एक पूरी सीरीज एक दे दी है. पहला है प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड वही है सिंपल कि प्रोडक्ट के प्राइस के चेंज होने पर उसके डिमांड पे क्या असर पड़ता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव. दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिमांड. इनकम डिमांड होती है कि इनकम के चेंज होने पर डिमांड पर क्या असर हुआ, जो कि हम बहुत अच्छे से अब तक पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं. क्रॉस डिमांड होता है रिलेटेड गुड्स के प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने से. रिलेटेड गुड्स लाइक सब्स्टिट्यूट गुड एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्रोडक्ट के प्राइस चेंज होने से डिमांड पर क्या असर पड़ता है. जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड होती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई सारी चीजों की एक साथ डिमांड होती है. लाइक इफ यू आर प्रोड्यूसिंग अ टी तो उसमें हमें मिल्क, शुगर और टी तीनों एक संग चीज चाहिए, चाय पत्ती एक संग चाहिए ना, तो दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट डिमांड. ठीक है जी, जॉइंट डिमांड समझ में आ गया. नाउ वी आर ऑन कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड मींस कि जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें बहुत सारी चीजें के लिए हमें इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चाहिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए चाहिए, एसी चलाना है, रेफ्रिजरेटर चलाना है, कुकिंग करनी है, ठीक है, तो प्रेस करनी है. तो ये क्या हो गया, कंपोजिट डिमांड. यानी कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड या किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड. ड्राइव्ड डिमांड यानी कि एक चीज की डिमांड दूसरी डिमांड पर डिपेंड करती है. लाइक अगर क्लोथ्स की ज्यादा डिमांड होगी तो जो लेबर बनाने वाली है क्लोथ्स की, उस लेबर की भी डिमांड ज्यादा हो जाती है. ठीक है, यानी कि वी आर गोइंग टू डिमांड मोर लेबर इफ वी वांट टू प्रोड्यूस मोर क्लोथ. और ज्यादा क्लोथ कब बनेंगे, जब क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी. तो अगर क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी तो लेबर की डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. तो यानी कि जब एक चीज की डिमांड दूसरी चीज की डिमांड पर डिपेंड करती है. डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड होती है जब हम किसी चीज की डिमांड डायरेक्ट करते हैं, लाइक फूड है, क्लोथ्स हैं. डायरेक्ट डिमांड कि भाई मुझे क्लोथ्स खरीदने किस लिए, पहनने के लिए चाहिए, फूड क्या खाने के लिए चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड. ऑल्टरनेट डिमांड. ऑल्टरनेट डिमांड होती है कि जब किसी भी चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है. लाइक अगर मैं कहूँ फूड, मुझे खाना चाहिए, तो फूड के लिए भाई हो सकता है मैं नॉर्मल चपाती खाना चाह रही हूँ, बर्गर खाना चाह रही हूँ, पिज्जा खाना चाह रही हूँ, आइसक्रीम खाना चाह रही हूँ. तो ये सब क्या है, ऑल्टरनेट डिमांड है. यानी कि किसी एक चीज की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं. कॉम्पिटेटिव डिमांड. कॉम्पिटेटिव डिमांड होती है जब दो चीजें एक दूसरे के बहुत कॉम्पिटिशन में होती हैं, कि एक दूसरे की बहुत जबरदस्त सब्स्टिट्यूट है. लाइक जैसे टी एंड कॉफी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक दूसरे की बहुत जबरदस्त सब्स्टिट्यूट हैं. दैट्स व्हाई दे आर कवर्ड अंडर द कॉम्पिटेटिव डिमांड. Well, this is all about today's class. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. This is the video related to this chapter, last video related to this chapter, and in the next video हम इस चैप्टर के कुछ MCQs, कुछ true false कवर करेंगे, by which you can understand it more clearly. So if you like the video, then please click on the like button. Until then, have a nice day.